आरव ने शॉपिंग बैग्स चंद्रावती के हाथ में थमा दिए और उसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा। पीले कलर की साड़ी में दीक्षा बहुत खूबसूरत लग रही थी। चंद्रावती ने उसका हल्का फुल्का मेकअप किया था। हर लड़की की इच्छा होती है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, वह अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन में कदम रखे तो सज संवर कर अपने पिया के घर चली जाए। और हो सकता है उनकी बेटी ने भी अपने लिए बहुत सारे सपने बुन रखे हों। अगर उसके सपने पूरे भी नहीं हुए तो इतना तो वह कर ही सकती थी कि उसके सपनों में हल्का फुल्का सा रंग भरने की कोशिश कर देती। वह अपनी तरफ से ये कोशिश पूरी भी कर चुकी थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ और भी मासूम लग रही थी। फिलहाल वह बिल्कुल चुप थी। कोई भी एहसास, कोई भी जज्बात उसके दिल में नहीं जाग रहे थे। ये बात सच थी, उसने रवि के साथ ही खूबसूरत जिंदगी के सपने देख रखे थे और रवि ने भी उन सपनों में उसका साथ दिया था। भले ही वह अक्सर उसको टोक देता, लेकिन वह फिर भी अंदर ही अंदर सपनों को बुनती रहती थी और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोचकर शर्मा जाती थी। उसने दर्पण में अपने आप को देखा और फिर टिश्यू उठाकर अपने होठों पर लगी हुई लिपस्टिक को हल्का कर दिया। उसके इस हरकत से चंद्रावती ने उसे गुस्सैली नजरों से देखा था। रहने दो मम्मी, मुझे खुशियों के रंग रास नहीं आते। उसके ऐसे बोलने पर चंद्रावती बहुत उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर चंद्रावती के आंखों में नमी आने लगी थी। वह अपने बाप की लाडली बेटी थी। आज जिस दोराहे पर खड़ी थी, उसके बाप ने अपने हाथों से ये रिश्ता तय किया था और उन लोगों को जुबान दी थी, लेकिन वह उस जुबान पर पूरा नहीं उतर पाए और वह इसे बीच राह में छोड़कर चले गए। लेकिन अब कुछ भी उनके बस में नहीं था। सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ था और चंद्रावती इसी फैसले पर खुश थी। चंद्रावती ने दीक्षा को गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, जिंदगी के खाली पन्नों में खुद ही लकीरें बनानी पड़ती हैं और इसमें रंग भी भरने पड़ते हैं। हर किसी को जिंदगी उसके हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि उसके अधूरे पन्ने को खुद ही भरना पड़ता है। वह अच्छा इंसान है और भगवान ने उसे तुम्हारे किस्मत में लिख दिया है। अगर जिंदगी में उससे कोई गलतियां भी हो जाए या कोई भूल हो जाए तो उस इंसान की अच्छाई को जरूर याद रखना। उसने सारे मोहल्ले के सामने तुम्हें अपना नाम दिया है और इज्जत दी है और तुम्हें हर बुराई से बचा लिया है और तुम्हारा सहारा बन गया, जो तुम्हें जिंदगी में कभी झुकने नहीं देगा। मेरी बेटी, याद रखना, पति का घर ही तुम्हारा अपना घर है और जो लड़की इस बात को अपने पल्लू से बांध लेती है, उस लड़की से कामयाबी कभी अपना मुंह नहीं मोड़ती। उसने आज तक अपनी माँ की बात को रद्द नहीं किया था। उसने इस बात में सिर हिलाते हुए उनके माथे पर किस किया। आज वह बिल्कुल अकेली हो गई थी और वे जानती थी कि चंद्रावती जितनी मजबूत बन रही हैं, उनका दिल अंदर से कट रहा होगा। लेकिन एक ना एक दिन तो ये दिन सब माँ बाप पर आता ही है जब उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना होता है। चंद्रावती ने अपने हाथों से खाना बनाया और आरव को जबरदस्ती रोक लिया कि जो भी हो वो खाना खाकर ही जाए यहाँ से, और वह उन लोगों के मोहब्बत और प्यार के आगे झुक गया। खाना दोपहर का सबने मिलजुल कर खाया। चंद्रावती ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर आरव बहुत खुश हुआ था। आंटी, सिर्फ आप ही इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हैं या आपकी बेटी को भी आता है इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? उसने जानबूझकर ये बात छेड़ी थी क्योंकि वह चाहता था कि दीक्षा भी कुछ बोले, हल्की फुल्की बातचीत करे। शायद वह झिझक की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। जब उसकी बात सुनकर चंद्रावती मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। मैंने इसे सारे घर के काम सिखा रखे हैं। और चंद्रावती की बात सुनकर आरव ने नम आंखों से उन्हें देखा। थोड़ी देर के बाद आरव जाने के लिए तैयार था। दीक्षा अपने माँ के गले लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा सामान अशोक ने गाड़ी में रख दिया, यानी कि वह आज हमेशा के लिए अपने पिया के घर जा रही थी। अपने पति के घर न जाने क्यों उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। बाबुल का आंगन ऐसा आंगन होता है, ऐसा आंगन कहीं नसीब नहीं होता। गाड़ी में बैठे हुए भी वो बहुत रोए जा रही थी। आरव ने एक नज़र उसे देखा और फिर चुप हो गया, लेकिन उसे इतना रोता हुआ देखकर उसे बहुत दुख का एहसास हो रहा था। दीक्षा, प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम जब चाहे अपने घर अपनी माँ से मिलने आ जा सकती हो। उसने अपनी तरफ से उसे तसल्ली देनी चाहिए। जब उसने एक टिश्यू से नाक रगड़ते हुए आरव को देखा। ऐसे कैसे? आप मुझे आने देंगे? आपने तो खुद मुझसे कहा था कभी कभार मैं तुम्हें तुम्हारे मायके
ले जाऊंगा। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। जो भी था वह उसके बोलने पर थोड़ा राजी तो हुई थी। उसने अच्छी तरह सोच लिया था कि वह हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेगा। क्यों, मैं तुम्हें क्यों कभी कभार लेकर जाऊंगा। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपने घर आ जा सकती हो। आरव की बात सुनकर दीक्षा की आंखों में हैरानी उतर आई थी। आरव का दिल सच में बहुत अच्छा था। वह कुछ देर उसे हैरानी से देखती रही और फिर नजरें झुका ली। अब उसके दिल में अनजाने से डर पैदा हो रहे थे। अब न जाने आरव के घर में कौन कौन होगा, वहां पर उसकी किस तरह स्वागत की जाएगी और उसको लेने के लिए उसके साथ कोई भी तो नहीं आया था। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार चल रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत घर के सामने उनकी गाड़ी रुकी और दीक्षा ने बड़ी हैरानी से नजरें उठाकर उस घर को देखा। ये इतना बड़ा घर क्या आरव का है? दीक्षा के होठों पर मुस्कुराहट आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वह इतने बड़े घर में रहेगी और वहां पर अपनी मर्जी से जिंदगी बिताएगी। लेकिन बस वह आदमी ही बदला था जिसके साथ उसने सोचा था। बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसा ही था। आरव ने गाड़ी से उतरकर साइड वाला गेट खोला और दीक्षा को बाहर आने के लिए कहा और दीक्षा साथ चलते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। नौकर ने उन लोगों का सामान गाड़ी से उतारा और आरव के कमरे में ले गया और दीक्षा भी उसके पीछे पीछे कमरे में ही आ गई। आरव दीक्षा से कहने लगा, अब तुम ऐसा करो, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा लो। तुम आज से वहीं रहोगी। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, नौकर यहाँ पर मौजूद हैं। ये तुम्हारा अपना घर है। और उसकी बात सुनकर वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसका पति था और वह उसकी पत्नी थी, तो फिर वह अलग अलग कमरे में क्यों रहेगी? क्यों मैं आपसे दूर क्यों रहूंगी? हम एक ही कमरे में रहेंगे क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं। पति और पत्नी तो एक ही कमरे में रहते हैं। दीक्षा की बात सुनकर उसको बड़ी हैरान नजरों से देखने लगा और दीक्षा से कहने लगा, हाँ बिल्कुल, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। उसे अपने तरीके से नरमी से समझाने की कोशिश करने लगा। जब वह उसकी बात सुनकर एक कदम बढ़कर उसके पास आ गई। जी नहीं, मैं बिल्कुल छोटी नहीं हूँ। वह उसे छोटी कह रहा था और उसे अच्छा खासा बुरा लगा था। मेरे ख्याल में कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। आरव ने अपनी जान छुड़वाने के लिए उसने बात ही बदल दिया था। नहीं, वो मेरा लास्ट पेपर था। अब मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। हर बात का फट से जवाब दे रही थी और उसकी बोलती बंद कर रही थी। आखिरकार वह चुप हो गया था और वह इठलाती हुई बेड पर बैठ गई। अब वह उसका पति था। जब वह पति स्वीकार कर चुकी थी तो फिर उसे क्या समस्या थी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने में? उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि वह उसे छोटी क्यों समझ रहा था। इसी वजह से उसने झूठ भी बोल डाला कि उसका आखिरी पेपर था, जबकि 3 दिन के बाद उसका आखिरी पेपर था। उसकी तैयारी तो बाद में कर लेगी, लेकिन पहले उसको अपने पति के साथ रात बितानी थी। उस मकसद में वो कामयाब भी हो चुकी थी। आरव हैरानी से उसे देखता रहा। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। एक खूबसूरत ढीला ढाला नाइटी उसने पहन लिया। जब वॉशरूम से चेंज करके निकली, उसके चेहरे पर फैली हुई मासूमियत, सूखा सफेद रंग और कंधों तक बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वह लंबी सी लड़की दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझाने लगी थी और अब उसे फुर्सत से देख रहा था। उसका फिगर उसे कयामत लग रहा था। उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्या ये 18 साल की बालिग लड़की है जिसे मैंने शादी की है? क्या ये लड़की बालिग है? लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वह फिलहाल उसके साथ किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखेगा। आरव ने उसे पलटकर हैरानी से देखा। वह काफी देर से खुद पर आरव की नजरों को महसूस कर रही थी। आरव ने जल्दी से अपनी नजरों को दूसरी तरफ किया और उठकर बाहर चला आया। कमरे से बाहर आने के बाद न जाने क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शायद कहीं वह जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा था। उसके जाते ही दीक्षा ने जल्दी से अपनी किताबें निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर वे अंदर बैठी पढ़ती रही और फिर मोबाइल निकालकर माँ से बात करने लगी। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर चंद्रावती मुस्कुरा दी थी। पूरे मोहल्ले में ही ये खबर फैल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी की खबर उसकी बुआ को भी हो गया था और उसके पहले पति को भी ये मालूम हो गया था। यानी कि अब रवि चुप बैठने वाला नहीं था। वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए अपने कमरे में मौजूद
नफरत से उसी के बारे में सोच रहा था। दीक्षा रात को खाना खाने के बाद उसने घूम फिर कर सारा घर देखा। आज उसकी घर में पहली रात थी और माँ के बगैर न जाने क्यों उसका दिल उदास हो रहा था। काफी देर तक वह सारा घर को देखती रही। उस वक्त आरव स्टडी रूम में था। थोड़ी देर के बाद खाना तैयार हो गया और वह खाने की टेबल पर आ गई। आज सारा दिन उसने खाना नहीं खाया था। दोपहर को भी माँ के हाथ का खाना उसने बस हल्के फुल्के निवालों के साथ ही खत्म किया था और वह वहां चुप बैठी रही। लेकिन अब उसे काफी भूख सता रही थी। आरव भी कमरे से बाहर आ गया था। खाना खाते हुए उसे बार बार तिरछी निगाहों से देख रहा था ताकि वह बिना किसी झिझक के पेट भरकर खाना खा ले। वह जिस तरह भी खाना खा रही थी उसे टोकना नहीं चाहता था। कहीं वह शर्मा न जाए, वापस भूखी न रह जाए। वह जैसी भी थी ठीक थी और रही सही कसर वह आरव को देखकर पूरी कर रही थी। वह उसे बार बार टोकना नहीं चाहता था, इसलिए चुप से खाना खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया और उसने टेबल पर मौजूद खानों पर अपना हाथ साफ किया। उसने अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। हो सकता है कि आज उसे अपनी माँ और बहनों के बगैर नींद न आए। आरव लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था, पर दीक्षा सोफे पर किताब लिए बस खाली खाली पन्नों को देख रही थी। आरव ने एक नज़र उसे देखा। उसे दीक्षा की उदासी का अंदाजा हो चुका था। हो सकता है कि वो अपनी माँ और अपने घर वाले के लिए उदास हो। वह बस अपनी किताबों को घूर रही थी। आरव ने लैपटॉप साइड में रखते हुए उसे अपने पास बुलाया। वह कुछ झिझकते हुए किताब हाथ में लेकर बेड के करीब आ गई। उसे अपने पास बिठा लिया। तुम्हारा कल पेपर है ना? उसने पूछा तो दीक्षा ने नाम में सिर हिलाया। कल नहीं, परसों मेरा आखिरी पेपर है। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उससे झूठ बोला था, लेकिन आरव ने अपने चेहरे पर कोई भी असर नहीं आने दिया। उसने दीक्षा को अपने पास बिठा लिया और उसकी किताबों को देखने लगा। वह हल्की फुल्की बातें करते हुए उसे अपनी बातों में लगाकर उसके दिमाग को उलझा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे सही तरीके से पढ़ाने लगा और वह मुंह बनाकर उसे देख रही थी। उसके दिमाग से उदासी निकल गई और यही तो वह चाहता था कि वह उदास ना हो। बस करो, मैंने सारा पेपर याद कर लिया है, अब मैं और ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। वह आरव की तरफ देखते हुए हल्का सा बुदबुदाई। जब उसने थोड़ी तेज आवाज में उससे कहा, तुम्हें अच्छी तरह ये सब कुछ क्लियर करके ही सोना है ताकि तुम्हें बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। और वह उसकी बात सुनकर रोनी सी शकल बना ली। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वह तो पहले ही पढ़ाई के नाम से दूर भागती थी। अब वह ऐसे इंसान के साथ आ चुकी थी जो उसकी पढ़ाई को लेकर ज्यादा सीरियस था और वह उसे पढ़ाए जा रहा था। बस करो, मैंने सब कुछ याद कर रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी किताबों को हाथ में लिए उठने लगी जब आरव ने उसे बाजू से पकड़ते हुए खींचा और वह कटी हुई डाली की तरह उसके सीने से जा लगी। उसकी वजह से आरव के धड़कनों में खलबली पैदा हो गई। जब उसका गोरा बदन उसके बालों से लहराता हुआ खुशबू उसके नाक में गया तो वह खुद से बेकाबू होने लगा। दीक्षा का चेहरा और उसका चेहरा इतना करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। दीक्षा जल्दी से पीछे हो गई। उसके पूरे शरीर में एक जलजला सा सवार हुआ था। धड़कनें इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसके धड़कनों का शोर साफ साफ उसके कानों में सुनाई दे रहा था। आरव भी बस उसके चेहरे को देख रहा था जहां पर कई रंग फैले हुए थे। वह जो कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें बना रही थी कि उसकी पत्नी है, उसके कमरे में ही रहेगी, अब डर के मारे अपनी नजरों से इधर उधर देख रही थी जैसे उसके दिल की हालत बदल चुकी हो। थोड़ी देर के बाद उसने किताब रख दी और बेड पर आकर लेट गई। करवट बदलकर वह सोने की कोशिश कर रही थी। आरव उसकी पीठ को देखते हुए बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। अगर उसके पास यूं ही सोती रही तो वह खुद पर से कंट्रोल खो देगा। लेकिन वह अभी उसकी मासूमियत को वक्त देना चाहता था। लेकिन वह लड़की उसके लिए परीक्षा बन रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में उसकी भारी सांस गूंजने लगी। उसका मतलब था कि वह सो चुकी है। लाइट ऑफ करते हुए आरव भी सोने के लिए लेट गया क्योंकि सुबह उसे जल्दी निकलना था। जब 10 बजे उसकी आंख खुली तो कुछ देर वह समझ नहीं पाई कि वह कहाँ है और फिर खुद को उसके मजबूत बाजू के लपेटे में देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसके यूं उठने से आरव की आंख खुल गई। वह बिल्कुल उसके बाजू में सो रही थी और उसके सांसों ने उसका दिल धड़का दिया। वह न सिर्फ उसके पास से उठ गई बल्कि बेड से उतरकर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई
और उसकी जल्दबाजी पर आरव के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। घड़ी पर टाइम देखते हुए उठने का इरादा करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई तो दुपट्टा संभालते हुए बाहर चली गई, यानी कि वह उसे नज़रअंदाज कर रही थी ताकि वह अपने आप को संभाल ले कि वह अभी उसके बाजू में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश होकर बाहर आ गया। नाश्ते की टेबल पर उसने नाश्ता किया और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। घर में आराम से रहना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए नौकर हैं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपना ख्याल रखना। आरव जब जाने लगा तो दीक्षा के माथे पर किस किया और प्यार से कहता हुआ जाने लगा, जबकि आरव की ऐसी हरकतों से दीक्षा अपने आप में सिमट गई। न जाने क्यों उसे उसके छूने पर अजीब से एहसास ने घेर लिया था। चंद्रावती, अशोक, उसकी छोटी बहनें सब उससे मिलने के लिए आए थे। उनके आने से वह बड़ी खुशी से खिल उठी। दोपहर में लंच उन लोगों के साथ ही किया और वे शाम को तसल्ली में होकर घर चले गए। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया और ड्राइवर उन दोनों को घर तक छोड़ाया था। उनकी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। रात काफ़ी देर के बाद आरव घर आया था, लेकिन तब तक दीक्षा उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसने दीक्षा को सोया हुआ पाया, चुप से अपना कपड़ा चेंज करके लेट गया। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वह इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उससे बात ही नहीं हो पाया कि वह रात को घर देर से लौटेगा। अगली सुबह वो पूरा दिन घर पर रहने वाला था, क्योंकि उसका पेपर भी था, इसलिए उसे खुद ही गाड़ी में लेकर जाना था। और पेपर होने के बाद आरव दीक्षा से कहने लगा वह अच्छे से तैयार हो जाए ताकि वह उसे कुछ शॉपिंग करवाएगा और पार्लर भी लेकर जाएगा। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हुई थी। जल्दी जल्दी वह तैयार होने लगी। आरव उसे तैयार होता देखकर कमरे से बाहर चला गया। तभी कमरे में मौजूद उसका मोबाइल बजने लगा। दीक्षा ने मोबाइल को देखा तो आरव की कॉल आ रही थी और वह कमरे में मौजूद नहीं था। मोबाइल बजकर चुप हो गया। फिर दोबारा से कॉल आने लगी। उसने आगे बढ़कर देखा तो नंबर सेव नहीं था, बस एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कपकपाते हुए हाथों से मोबाइल उठा लिया। न जाने अब आरव का उस पर क्या रिएक्शन होता, लेकिन हो सकता है कि किसी को कोई ज़रूरी काम हो। उसने यस का बटन दबाया और जो ही मोबाइल कान से लगाया तो सामने आने वाली खबर ने उसे चौंका कर रख दिया। वह वहीं सुन्न होकर खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से अभी तक हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आंखों में ढेरों आंसू भर गए और हाथ पैर कांपने लगे। वह बेड पर ही बैठ गई। तभी आरव अंदर दाखिल हुआ और उसे यूं बैठा हुआ देखकर चौंक गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? उसने खाली खाली नजरों से आरव को देखा और फिर मोबाइल उठाकर उसके हाथ में दे दिया। बधाई हो आरव, भगवान ने आपको बेटी दी है। और उसकी बात सुनकर आरव उसे देखता रह गया। फिर उसने मोबाइल को देखा और हड़बड़ी में इनकमिंग नंबर तलाश करने लगा, जहां कुछ देर पहले ही उसकी माँ की कॉल आई हुई थी। उसने दोबारा उस नंबर पर कॉल की और बात करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि ये बेजान होकर दरवाजे की तरफ देखती रही। वह आदमी उसके साथ धोखा कर गया था, यानी कि ये आदमी शादीशुदा था। उसने अपना असली चेहरा सिर्फ 2 दिन तक ही छुपा के रख पाया था। उसे अपनी किस्मत पर अब रोना आ रहा था। मुकद्दर ने उससे अब सब कुछ छीन लिया था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ उसके लिए बनी हो। थोड़ी देर के बाद आरव वापस आया और बैग उठाकर अपना सामान पैक करने लगा। वह सोफे पर बैठी चुप से उसे देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसकी तरफ ध्यान दिया और उससे कहने लगा, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हवेली जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। अपना ख्याल रखना और कोई भी ऐसी वैसी बात सोचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें आकर सारी वजह बता दूंगा। जबकि दीक्षा उसकी बात सुनकर भड़क उठी थी। मुझे आपकी वजह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे आपकी शान शौकत और पैसों की भी ज़रूरत नहीं। और चीख कर कहते हुए बाहर चली गई। आरव ने अफसोस से उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था और ना ही अब वह यहाँ बैठकर उसे दिलासे दे सकता था। वह गाड़ी निकाल कर चला गया और जाते हुए नौकरों को कह गया था कि और दीक्षा का ध्यान रखने के लिए कह गया था। जबकि दीक्षा वापस आकर अपने बेड पर रोने लगी थी। वह किससे बताती उस आदमी ने उसके साथ धोखा किया है। उसने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उस आदमी ने उसको बस इतनी सी ही खुशियाँ दी थी। ये सब सोच रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन कान से लगाया। फ़ोन से रवि की आवाज़ सुनकर उसने अपना
मोबाइल कान से हटाया। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? आप शायद जानते नहीं हो कि मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ। जानता हूँ कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें खोने के बाद मुझे अब एहसास हो रहा है। दीक्षा को उसका इतना मीठा शब्द सुनकर काफ़ी अजीब लगा था। रवि ने उससे कभी भी ऐसी मीठी बात नहीं की थी। शायद उसे सच में अब एहसास हो रहा था उसने क्या खो दिया है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इतने मीठे शब्दों से वह अपने जाल में फंसाना चाहता था, ताकि उसका बसा बसाया घर भी उजाड़ दे और फिर वह कहीं की ना रह जाए। दीक्षा चिल्लाते हुए कहने लगी कि आज के बाद मेरे फ़ोन पर दोबारा कॉल मत करना। जब उसने देखा कि ये किसी भी तरह मानने वाली नहीं है, मैं तो तुम्हें अपना समझकर बात कर रहा था, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैं तो आंटी के बहकाव में आ गया था। अब तुम मुझे कुछ मत समझो, लेकिन बचपन का दोस्त मानकर मेरी एक बार बात सुन लो। और मैं तुम्हारे पापा की पसंद हूँ, तुम मुझसे इस तरह कैसे रूठ सकती हो? दीक्षा ने उसकी बात सुनकर कॉल काट कर साइड में रख दिया। मोबाइल काफ़ी देर तक बजता रहा। उसे अपनी जिंदगी और किस्मत पर एक बार फिर से रोना आ रहा था। दीक्षा ने शाम को चंद्रावती को कॉल की और रोते हुए सारी हकीकत अपनी माँ को बता दी। दीक्षा की बात सुनकर उसकी माँ भी बिल्कुल चुप रह गई। चंद्रावती के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये तो आरव के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दीक्षा को यूं रोता हुआ देखकर चंद्रावती का कलेजा फट रहा था। आरव ने दीक्षा से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दीक्षा ने उससे कोई बात नहीं की थी। दूसरे दिन उसने किसी को बताए बिना अपना सामान पैक किया और चंद्रावती के पास आ गई थी। चंद्रावती उसे देखकर बहुत हैरान हुई। बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। दीक्षा रोती हुई चिल्ला पड़ी, माँ मैं क्या बोझ हूँ तुम पर कि आप इस तरह से बोल रही हो? हर कोई मुझे धोखा ही दे रहा है। मैं किसका सहारा लूँ? जो पापा ने चुना था उसने तो सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, और जो आपने मेरे सहारे के लिए जिस आदमी का चुनाव किया, इन सब ने मुझे धोखा दिया है। मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती हो तो मैं आपके पास से भी चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगी। दीक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। इसी तरह चंद्रावती के पास दीक्षा को 1 हफ्ता बीत गया था। इस 1 हफ्ते में दीक्षा ने कुल 2-3 निवाला ही खाया होगा। उसके फ़ोन पर बराबर आरव का फ़ोन आ रहा था, लेकिन दीक्षा उसके फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी। आखिरकार 10 दिन के बाद आरव वहां पर पहुंच गया और जो सच्चाई आरव ने उसे बताई उसका सर चकरा गया। उसने बताया कि उसके बड़े ताऊ की फैमिली सभी किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसे हम सब की दुनिया ही पलट गई थी, और उस हादसे में उसके ताऊ के घर की सभी की मौत हो गई। लेकिन उसके ताऊ के बेटे की पत्नी, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और वह प्रेग्नेंट भी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 8 महीने हो गए थे, और उसकी भाभी ने ही उस प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। आरव ने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उस बच्ची को और अपनी भाभी को सारी जिंदगी का सहारा दूंगा। आरव परिवार वालों के दबाव में आकर उसने अपनी भाभी से शादी की थी। आरव की भाभी ने और उसकी माँ ने ये भी कहा था कि तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो, क्योंकि आरव की भाभी उस हादसे में अपाहिज हो गई थी और बस उसे एक सहारे की ज़रूरत थी, और उसने बस अपने परिवार को समेटने के लिए ये शादी की थी। और उसी टाइम ये सब हादसा तुम्हारे साथ भी हो गया था, जिसकी वजह मैं ही था। इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया था। अब चाहे मुझे जो सजा दो, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाने के लिए भी तैयार हूँ। तभी उसकी माँ और आरव की भाभी ने भी वहाँ आकर सभी को चौंका दिया। उन दोनों ने उसको खुले दिल से स्वीकार किया और अपनी गलती भी मानी, क्योंकि आरव ने पहली शादी